अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन अभी से कई राज्यों में चढ़ते पारे ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लेकिन राहत की खबर यह है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलग अलग इलाकों में गरज के साथ बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस मौसमी बदलाव से देश के ज्यादातर हिस्सों के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। यानी लोगों को इस चुभती जलती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। कहीं बारिश के साथ आसमान से बरसे ओले, तो कहीं देखने को मिली आंधी और बारिश। मार्च के महीने में मौसम के इस बदले मिजाज की तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से आई हैं। गुड न्यूज ये है कि आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, जिसकी सबसे ताजा तस्वीरें हिल स्टेशन दार्जिलिंग से सामने आई है। वहां आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे और इस वजह से मौसम तो सुहावना हो ही गया, लेकिन सड़कों पर फिसलन बढ़ने से गाड़ियों का चलना दूभर हो गया। वहां से आई इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां सड़क पर फंस गई। ये गाड़ी स्केट कर रही है, नहीं रहा। इसके बाद कुछ लोगों ने सड़क पर गिरे ओलों को हाथों से हटाना शुरू कर दिया, ताकि वहां फंसी गाड़ियों को आसानी से निकाला जा सके। वैसे कमोबेश ऐसे ही हालात देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर से भी देखने को मिले हैं। वहां दिन में ही आसमान में काले घने बादल छा गए और फिर बारिश की बूंदें राहत बनकर बरसी। इस बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। इस ओलावृष्टि के चलते सड़क, मकान और दुकान सब जगह ओलों की मोटी परत जम गई। इधर उत्तराखंड में तो करीब ये लगाइए कि 4-5 महीनों से बारिश बंद थी एकदम। जाड़ों में तो कतई बारिश नहीं हुई। इसके बाद आज पहली बार थोड़ा बूंदाबांदी हुई। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलते ही इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मौसम का आनंद उठाने के लिए लोग घूमने निकल पड़े। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां आसमान में बादलों की चहलकदमी होते ही लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और वो सुखना लेक के किनारे मौज मस्ती करने के लिए पहुंच गए। हवाएं भी ठंडक है जी, अच्छी लग रही है। हाँ जी, वहाँ के अपेक्षा यहाँ बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, मौसम ठंडक होने वाले है लगता है। हो सकता है बारिश भी हो, बदल है तो कुछ बारिश भी हो सकती है। मजा आ गया, रात भी ठंडी, बस घूमने में मजा आया, खूब एंजॉय किया। हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ का हम वेदर एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली एज कम्पेयर टू दिल्ली में बहुत गर्मी है, बट यहाँ हमारे को बादल दिख रहे हैं, मौसम ठंडा लग रहा है, सुहाना लग रहा है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस मौसमी बदलाव से देश के ज्यादातर हिस्सों के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गर्मी है वो बढ़ी है, लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है। खासकर अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 1 हफ्ते तक मध्यम और तेज बारिश होने के आसार है, जिससे अधिकतम तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का ये अनुमान दक्षिण भारत के राज्यों में सच होता भी दिखाई दे रहा है। वहां तेलंगाना में कई हिस्सों में आज तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। हालात ऐसे हो गए कि कुछ ही मिनटों में सड़कों पर ओलों के चलते सफेदी नजर आने लगी। जबकि एक दिन पहले कर्नाटक के हावेरी में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली। वहां मौसम के इस बदले मिजाज के चलते सीएम बसवराज बोम्मई की एक सभा में भी खलल पड़ा। तेज आंधी के चलते टेंट के पर्दे हवा में उड़ने लगे और लोगों ने बारिश से बचने के लिए कुर्सियों को ही छतरी बना लिया।
होली के बाद से ही सूरज की तपिश लगातार जिस तरीके से बढ़ी है, ऐसे में मौसम के इस रुख में आया ये बदलाव गर्मी से बेहाल लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उधर दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में आज बादल जमकर बरसे हैं। गुजरात के अमरेली में तो कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब आ गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। सड़कों के साथ साथ खेत खलियान भी पानी से भर गए और इस बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के पुणे की, जहां काले घने बादलों के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ा। वहां इस बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलजमाव भी हुआ है, जिसके कारण गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। मम्मी ने उठा। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मौसम के इस बदले रुख के पीछे कारण क्या है और देश के किन किन राज्यों में मौसम विभाग ने क्या क्या अलर्ट जारी किया है। तो मेरी सहयोगी नीतू झा ने इसी सिलसिले में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बात की। दिल्ली में मौसम ने मिजाज बदला है। जहां एक और फरवरी महीने से ही गर्मियों की शुरुआत हो गई थी, वहीं आज से मौसम ने करवट बदली है और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इस पर बात करेंगे आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। सर, मौसम ने अपना रुख बदला है। आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान में काले बादल भी हैं। दिल्ली वालों को क्या गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी क्या है कि अगर आप ये सैटेलाइट पिक्चर की तरफ देखेंगे तो आपको पूरा इंडिया ऑलमोस्ट क्लाउड से भरा हुआ मिलेगा। अभी क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके प्रभाव से पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी हम वेदर एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म। अगर आप भारत के बाकी हिस्सों में देखें, देखिए सारा क्लाउड्स भरा हुआ है। तो जहां पे भी ड्यू टू सर्कुलेशन ट्रफ, उसके कारण सारे रीजन में हम ऑलमोस्ट इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में हम रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि जैसे ही जब रेनफॉल या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता है कि क्लाउडी होता है एटमॉस्फेयर, और उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स में गिरावट आती ही है। और सेम थिंग जो आप दिल्ली के लिए पूछ रहे हैं, अब आने वाले 4-5 दिनों में काफी राहत रहेगी। थोड़ा बहुत हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बूंदाबूंदी भी रहेगी और साथ ही पूरे रीजन में ही बूंदाबूंदी रहने की उम्मीद है, जिसके कारण अभी कोई गर्मी का एहसास लोगों को नहीं होगा। सर, ये बात हमने की दिल्ली की, लेकिन देश के तमाम हिस्सों में आज आसमान में काले बादल देखने को मिले। जहां एक और इस बार गर्मियों की शुरुआत वक्त से पहले हो गई थी, आज से कई राज्यों में मौसम ने अपना रुख बदला है। तो किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है या मौसम ठंडा रह सकता है? देखिए, जैसे फरवरी में क्या था कि अगर आप विंटर की बात करें, फरवरी या लास्ट ईयर मार्च और अप्रैल में, तो ये सारी चीजें बहुत सारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या क्लाउडी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड करती हैं। इस बारी फरवरी क्या हुआ कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे वो तो आए, लेकिन उन्होंने ज्यादातर जम्मू कश्मीर में ही प्रभाव दिया, और जिसके कारण बाकी रीजन प्लेन्स में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट क्लियर स्काई रहा, जिसके कारण गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इवन रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गए। लेकिन मार्च में क्या है कि जनरली यूजुअली मार्च में थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी होता ही है, प्री मानसून सीजन होता है। तो अभी यही है कि पूरे राज्यों में, जैसे आप पूछ रहे हैं किन किन राज्यों में, जैसे अगर आप सैटेलाइट पिक्चर्स में देखेंगे, सारा का सारा हिसाब का क्लाउड से भरा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया, हर एक जगह में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। 5 से 7 दिन, जैसा आपने बताया कि 5 से 7 दिन तो अभी गर्मी नहीं पड़ने वाली है, तो कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम? देखिए, जैसे अभी क्या है कि मिनिमम 17-18 के पास ही है, और मैक्सिमम जो है ये अपना पूरा नॉर्थर्न बेल्ट में अभी 2 से 4 डिग्री अब नॉर्मल है, लेकिन लेस देन 37 डिग्री कोई इतना ज्यादा नहीं है। सारे इंडिया में टेम्परेचर अभी थोड़े कम ही हैं। और मौसम में आए इस बदलाव के पीछे वजह पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है, जिसका असर देश के कई राज्यों और दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो राजधानी और आसपास के इलाकों में कैसा रहा आज का मौसम, वो भी देखिए।
देश के तमाम राज्यों के लोगों ने आज मौसम में बदलाव जरूर महसूस किया होगा। वहीं अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आज की सुबह आसमान में आपने काले बादल छाए देखे होंगे और राहत की सांस ली होगी। दरअसल बीते कई दिनों से जहां एक और दिल्ली में लोग गर्मी से परेशान थे और सोच रहे थे कि मार्च महीने में ही शायद लू का सामना करना पड़ेगा, इस बीच आज की सुबह खुशखबरी लेकर आई और दिल्ली ने मौसम का मिजाज बदल लिया और सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में मौसम ने आज अपना रुख बदल लिया है। सुबह से बात करें तो आसमान में काले बादल हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और एनसीआर के साथ ही देश के कई राज्यों में मौसम ठंडा रहने वाला है। जहां एक और तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं अब अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान 3 से 4 डिग्री कम हो जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम के बदले मिजाज ने उन्हें कुछ राहत जरूर दी है और अगला एक हफ्ता दिल्ली वाले और एनसीआर वाले फुल एंजॉय कर सकते हैं। विजय दलवीर के साथ नीतू झा, GNT दिल्ली। चलिए मौसम के बाद महिला शक्ति की बात कर लेते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत, हिम्मत और बुलंद हौसलों के बूते कामयाबी हासिल कर रही हैं। अब चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, मेडिकल साइंस हो, IT सेक्टर हो, खेल हो या हथियार उठाकर देश की सेवा करना हो, महिला शक्ति कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं है। और ऐसी एक तस्वीर पंचकुला से सामने आई है। वहां ITBP भानु में पहली बार सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 8 महिला जवानों ने डॉग हैंडलर्स का कोर्स पूरा किया है और महिलाओं का ये दल नक्सल प्रभावित इलाकों के अलावा बॉर्डर एरिया में भी अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे आतंकी और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो, चाहे तस्करों के खिलाफ अभियान, चाहे VVIP की सुरक्षा का मामला हो या फिर कोई आपदा की घड़ी, इन बेजुबानों ने अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाई है। अब गुड न्यूज ये है कि इन स्पेशल डॉग स्क्वाड को संभालने का जिम्मा ITBP की इन महिला जवानों को दिया गया है। ये पहली बार है जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में इन 8 महिला जवानों ने डॉग हैंडलर्स का कोर्स पूरा किया है। आज आपको देश को गौरवान्वित करने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। पहली बार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बेड़े में 8 विमेन सोल्जर्स डॉग हैंडलर्स के तौर पर नियुक्त की गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले जो डॉग हैंडलर्स है वो पुरुष हुआ करते थे, लेकिन अब पहली बार जो डॉग हैंडलर्स है वो महिलाएं हैं। पंचकुला के ITBP भानु से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि इन महिला जवानों की ट्रेनिंग कितनी पुख्ता है। कमांड को सुनना, समझना, उसे मानना तो सिखाया ही है, उसके अलावा पेट्रोलिंग, एक्सप्लोसिव और बॉम्ब को कैसे ढूंढना है वो भी सिखाया गया है। यानी इनके हर इशारे को ये K9 सोल्जर्स बाखूबी समझते हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। करीब 8 महीने की बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के बाद ये डॉग हैंडलर्स पूरी तरह से देश सेवा के लिए तैयार हैं। हमें अपने ऊपर प्राउड फील होता है और इवन की CRPF में जितने भी फोर्सेज है उसमें सर्वप्रथम K9 स्क्वाड में ITBP की ही लड़कियां हैं। तो ये जान के काफी खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है कि हम ही है सबसे पहले फर्स्ट डॉग हैंडलर्स पूरे फोर्सेज में। क्योंकि अब आपका जो बैच है कंप्लीट हो गया, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, क्या आपको लगता है कि और लड़कियों को भी इसमें आना चाहिए, महिलाओं को? और लड़कियों को डेफिनेटली आना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक फील्ड है जिसमें लड़कियों को भी सीखना चाहिए और इसमें हमें अपना योगदान देना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हम लोग इसमें फील्ड में हम भर्ती हुए हैं, तो हमें तो अच्छा लग रहा है, हम अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्टर यहाँ पे अच्छे हमें ब्रीफ कर रहे हैं, हम लोग भी अच्छे से फैमिली में जैसे हम बच्चे को रखते हैं वैसे ही हमारे बच्चे की तरह ही है। वक्त के साथ सेना और अर्धसैनिक बलों की चुनौतियां बढ़ी हैं। देश के दुश्मन चाहे बॉर्डर पर हो या फिर देश के अंदर,
इन महिला डॉग हैंडलर्स को हर तरह के हालात के लिए तैयार किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर ये अपने काम को बाखूबी अंजाम दे सके। जब हम यहाँ ट्रेनिंग में थे, जब हम बीटीसी में थे, तो जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी और फिर हमारी जब ट्रेनिंग चली थी, तो हम जब यहाँ घूमने आए एनटीसीडी में, तो हमने यहाँ डॉग्स का काम देखा। तब हमने यहाँ पे लेटर अपना लिखा कि हम विलिंग हैं, हम यहाँ पे ये डॉग स्क्वाड कोर्स करना चाहते हैं। फिर जब हम अपनी यूनिट गए तो वहाँ से फिर हमें यहाँ से इन्वाइट करा गया कि आप यहाँ डॉग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अब स्टार्ट हो रहा है। तो फिर हमने यहाँ डॉग ज्वाइन करे और हमें बेल्जियम शेफर्ड डॉग्स ट्रेन करने के लिए दिए गए, जो कि टोटल हमारी 8 महीने की ट्रेनिंग थी और हमने वो कंप्लीट करी सक्सेसफुली। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कितना डिफरेंस रहता है और क्या डॉग्स को ट्रेन करने में कोई तरह की दिक्कत आती है या किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है डॉग? वो लोग जिन्होंने बचपन से डॉग्स अपने पास रखे हैं उनको तो थोड़ी उनके बिहेवियर के बारे में जानकारी होती है, लेकिन जो लोग के लिए नए हैं डॉग्स, पहली बार जिन्होंने ट्रेन करा, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स हमारे पास जो है वो हर एक चीज को रिटेन के साथ में खड़े होकर हर चीज समझाते हैं कि कैसे इनके ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है और क्या क्या स्टेजेस हैं जो पूरे करने हैं। इससे पहले तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी सभी डॉग हैंडलर्स पुरुष हुआ करते थे, लेकिन अब आईटीबीपी के इस महिला दस्ते ने डॉग हैंडलर्स का कोर्स पूरा कर इतिहास रच दिया है। पंचकुला से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इन 8 महिला जवानों की ट्रेनिंग को लेकर मेरे सहयोगी ललित शर्मा ने आईटीबीपी भानु के महानिदेशक ईश्वर सिंह दहन से खास बातचीत की। ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग जो भानु में 2005 से स्थापित है और हमारा एनिमल ट्रांसपोर्ट काडर है और ये महिलाओं के लिए भी इस काडर को खोल दिया गया है। पहले महिलाएं सिर्फ क्लरिकल और मेडिकल काडर में ही और एजुकेशन काडर में ही आती थी। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा सभी काडर्स के समेत सभी काडर्स में महिलाएं आ रही हैं और 8 महिलाएं लास्ट ईयर आईटीबीपी में शामिल हुई थी। उनको बेसिक ट्रेनिंग के बाद में उनसे विलिंगनेस ली गई कि वो एनिमल के साथ जाना चाहती हैं या डॉग के साथ में ट्रेनिंग करना चाहती हैं। तो उन्होंने 8 लड़कियों ने विलिंगनेस दी कि हम डॉग हैंडलर बनना चाहती हैं। तो डॉग हैंडलर की ट्रेनिंग उनकी शुरू हुई है और आईटीबीपी के इस नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में इनको हमने ट्रेनिंग दी है और ये डॉग्स के साथ में ये नक्सलाइट एरिया में इन डॉग्स को हम ट्रेनिंग दी है ट्रैकिंग की और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स की, ताकि एंटी सैबोटेज चेक ये कर सकें। और ये पिछले साल से हम लोगों ने विशेष तौर पे ये लड़कियों को हमारे एनिमल काडर में जो डॉग हैंडलर की ड्यूटी है उसमें शामिल किया है। अच्छा सर, ये ट्रेनिंग जो होती है अगर मेल और फीमेल की बात करें, कितना डिफिकल्ट महिलाओं के लिए रहता है, विमेन के लिए रहता है, और अगर हम बात करें क्या ये डॉग्स को कैसे इजीली ट्रेन कर पाती हैं, थोड़ा सा? हाँ, ये महिलाओं के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एंड जैसे आपको पता है कि एक नेचुरल एडवांटेज महिलाओं को है कि वो डॉग हैंडलिंग को अच्छी तरह से कर सकती हैं एज कम्पेयर टू मेल। और इनकी जो आवाज है, आवाज को भी जो डॉग हैं वो ज्यादा लाइक करते हैं एज कम्पेयर टू मेल वॉइस के। तो ये बड़ी सक्सेसफुल डॉग हैंडलर बनी हैं ये लड़कियां। और अब बात करते हैं अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए भारत की तैयारी की। 2024 के आखिर तक मिशन गगनयान लॉन्च होगा और इसका पहला परीक्षण इसी साल मई के महीने में होना है। बुधवार को लोकसभा में सरकार ने इसकी जानकारी भी दी है। 3, 2, 1, launch. Right now, 170 meters per second. Slightly below nominal. Passing through 600 meters. गगनयान मिशन को रफ्तार के पंख लगने वाले हैं। इसरो अंतरिक्ष में गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है, यानी वो दिन अब दूर नहीं जब अंतरिक्ष में शान से तिरंगा लहराएगा। अंतरिक्ष में भारत को नई पहचान मिलेगी। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कमर कस ली है। इसरो की ये तैयारियां अनंत अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली हैं और इस मिशन के पहले चरण की तारीख भी नजदीक आ गई है।
गगनयान मिशन की सफलता इसके एबॉर्ट टेस्ट पर निर्भर करती है। ये टेस्ट इसी साल मई के महीने में पूरा किया जाएगा और इस बात की जानकारी खुद सरकार ने लोकसभा में दी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में बताया कि इसरो इस साल मई के महीने में टेस्ट करने जा रहा है। गगनयान मिशन के लिए ये पहला ऑर्बिट टेस्ट होगा, जिसे TBD-1 टेस्ट व्हीकल के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस मिशन के लिए कुल 4 एबॉर्ट टेस्ट होने हैं, जिनमें ये पहला है। इसके बाद दूसरे परीक्षण यान TBD-2 की टेस्टिंग अगले साल की शुरुआत में होगी। ये गगनयान का पहला मानव रहित मिशन होगा। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन को लेकर सरकार ने आज एक बड़ा बयान जारी किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि टेस्ट रॉकेट और 4 एबॉर्ट मिशनों में से एक पहला मिशन इसी साल मई में लॉन्च किया जाएगा, जबकि दूसरा अगले साल 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। सरकार की इस कदम से ऐसा लगता है कि मानव अंतरिक्ष मिशन की तरफ भारत एक बड़ा कदम बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में ये भी बताया कि अक्टूबर 2022 तक इस मिशन पर 3000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। इन शुरुआती परीक्षणों के दौरान ये भी टेस्टिंग होगी कि क्रू को कैसे यान से बाहर निकालना है। ये पैड अबॉर्ट टेस्ट जैसे लॉन्च एस्केप सिस्टम को टेस्ट करने के लिए होता है। जैसे एक फाइटर पायलट जब अपने प्लेन पे या एयरक्राफ्ट पे कोई प्रॉब्लम होता है वो इजेक्ट करके बाहर निकल सकता है, उसी तरह से अगर हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं और भगवान न करे लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जब वो फ्लाइट हो रहा है, तब ये जो लॉन्च एस्केप सिस्टम है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो अलग हो जाता है। नीचे बूस्टर्स या इंजन होते हैं तो वो अलग हो जाता है और ये धरती पर पैराशूट के माध्यम से ये गिरता है। तो अभी हम गगनयान में एस्ट्रोनॉट्स को या गगनयान्स को भेजेंगे। ऐसा अगर है तो उनकी जो सेफ्टी है वो बहुत ही अहम है और इस टेस्ट को करना बहुत अहम है, नहीं तो फ्लाइट टेस्ट नहीं होता। मिशन गगनयान के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को करीब 7 दिनों के मिशन पर अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। इस दौरान गगनयान इन यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में जाकर सुरक्षित धरती पर वापस लाएगा। लौटने पर ये अंतरिक्ष यात्री भारत के समंदर में उतरेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पूरी तरह से सुरक्षित हो, इसके लिए इसरो लगातार क्रू मॉड्यूल्स की सेफ रिकवरी का परीक्षण कर रहा है। मिशन गगनयान को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला ट्रायल खाली किया जाएगा, यानी पहली बार में इस यान को मानव रहित भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरा ट्रायल, जिसमें एक महिला रोबोट भेजी जाएगी, जिसे खुद इसरो ने तैयार किया है। इस महिला रोबोट का नाम है व्योममित्र। दोनों ट्रायल के आधार पर ही तीसरा ट्रायल किया जाएगा, जिसमें 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जाहिर है मिशन गगनयान की कामयाबी हिंदुस्तान को अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करवाएगी और इस मिशन की सफलता के बाद देश के लोगों को भी जल्दी ही स्वदेशी यान से अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिलेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गगनयान मिशन का मकसद लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराना है। गगनयान स्पेस फ्लाइट भेजने के साथ इसरो अंतरिक्ष में एक नया इतिहास भी लिखेगा। रूस, चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा और इस मिशन के लिए मोदी सरकार के साथ इसरो ने प्लान तैयार किया है। इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, जिसका पहला टेस्ट रॉकेट मिशन TBD-1 मई में होगा और इस मिशन का मकसद है कि अगर कोई अनहोनी होती है इस दौरान स्पेसक्राफ्ट से क्रू मेंबर्स के सुरक्षित निकलने के सिस्टम भी मौजूद होंगे, जिसका परीक्षण एबॉर्ट मिशन के जरिए किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस
तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा हो। इससे पहले भी 2018 में भी इसरो पैड एबॉर्ट टेस्ट का परीक्षण कर चुका है, जिसमें लॉन्च पैड के दौरान किसी इमरजेंसी में क्रू मेंबर्स के बचने का तरीके का टेस्ट किया गया था। विस्तार से एबॉर्ट मिशन के बारे में हम आपको बताते हैं। एबॉर्ट मिशन किसी अनहोनी होने की स्थिति में स्पेसक्राफ्ट की उड़ान के दौरान क्रू मेंबर्स के बीच में इससे निकलने की प्रक्रिया है। एबॉर्ट मिशन के लिए इसरो ने एक टेस्ट व्हीकल बनाया है और इसे इसरो एक सिस्टम के जरिए एक निश्चित ऊंचाई पर भेजता है और परीक्षण करता है। मिशन को सिस्टम के जरिए फेल कराया जाता है और फिर इससे क्रू मेंबर्स के बचने के तरीके की जांच की जाती है। क्रू मेंबर स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने अंतरिक्ष वैज्ञानिक पीके घोष से भी बात की। ये इस आधार पर सफल माना जाएगा जब ये जो कैप्सूल है जो अलग हो जाएगा वो रॉकेट से और वो एकदम सेफली पृथ्वी पर आकर गिरेगा पैराशूट के माध्यम से और अंदर जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो एकदम सुरक्षित हैं और रहेंगे। उसी का एक बड़ा ये क्राइटेरिया है। जैसे मैंने कहा पहले भी एक बार हो चुका है और इस बार ये कुछ 15-16 किलोमीटर आकाश में जाकर ये टेस्ट होगा और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो गुड्डे हैं मतलब जो मैनिक्विन है उसके अंदर वो एकदम सेफ है, सेंसर्स सेफ है, तो बस हम सोचेंगे कि ये एबॉर्ट टेस्ट सही निकला। और अब बात अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मून मिशन की भी कर लेते हैं। मून मिशन के लिए नासा एक और कदम आगे बढ़ गया है। 2025 में जिस स्पेस सूट को पहनकर अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे, उस स्पेस सूट की पहली झलक सामने आ गई है। इस सूट को डिजाइन करने वाली कंपनी एक्सियोम स्पेस ने स्पेस सूट के प्रोटोटाइप को अनवील किया है। यह स्पेस सूट अपने आप में ही एक छोटी सी स्पेसशिप का काम करता है। स्पेस सूट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे अंतरिक्ष यात्री आरामदायक, सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर सके। स्पेस सूट के अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन, पीने का पानी और एक इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था भी है। स्पेस सूट का बैकअप अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराता है जिससे उन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो। हालांकि स्पेस सूट की खासियत के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इस स्पेस सूट में गर्मी को रिफ्लेक्ट करने के लिए सफेद आउटर लेयर भी होगी। To be selected to provide the lunar surface suit for NASA's Artemis program. It's an international program. We're not just taking the nation to the moon and beyond. We're taking we're taking civilization to the moon and beyond. And so we're pleased that humanity's next steps on the moon are going to be in an Axiom spacesuit, and we're very excited to be a part of this, the exploration mission as it goes forward. Put as well into the lower torso assembly, and this is going to be a huge improvement over the Apollo suits. The Apollo suits didn't have many of these types of joints that we've put in this suit, so the astronauts will be more comfortable, have an easier time walking. आगे बढ़ते हैं। पिछले साल सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत की फिटनेस में तेजी से सुधार आ रहा है। बीते दिनों वो स्टिक के सहारे चहलकदमी करते भी नजर आए। अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो स्विमिंग पूल में स्टिक के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये वीडियो देखकर ऋषभ के फैंस बहुत उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक होंगे और वापस मैदान पर लौटेंगे। ये तस्वीरें ऋषभ पंत के फैंस के लिए शुभ सौगात हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। ऋषभ की रिकवरी फास्ट ट्रैक पर है और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। मैदान पर टीम इंडिया को इस खब्बू सुपरस्टार की कमी खल रही है। फिलहाल ऋषभ पंत की तस्वीरें उम्मीद जगा रही हैं।
सेहत के मोर्चे पर पंत की स्थिति में उसी तेजी से सुधार आ रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि पंत को रिहैब होने में अभी 3 महीने का वक्त और लग सकता है। इसके बाद NCA यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाकर उन्हें स्पोर्ट्स फिटनेस हासिल करनी होगी। फिलहाल छोटे छोटे कदमों से ऋषभ पंत फिटनेस की दहलीज की ओर बढ़ रहे हैं। ऋषभ पंत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है, छोटी चीजें, बड़ी चीजें और बीच में हर चीज के लिए आभारी हूं। क्रिकेट के मैदान पर ऋषभ बेबाक और ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका यही रुख रिहैबिलिटेशन के दौरान भी नजर आ रहा है। ऋषभ पंत ने जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, उनके चाहने वालों ने उस पर उनके जल्द ठीक होने को लेकर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। इसमें रवि शास्त्री से लेकर सूर्य कुमार यादव तक शामिल हैं। रवि शास्त्री ने लिखा है, ऐसे ही आगे बढ़ो पैंटी। सूर्य कुमार यादव ने लिखा है, अच्छी मुलाकात। एडम गिलक्रिस्ट ने लिखा है, आपको प्यार और ताकत मिली। इससे पहले भी अपनी रिकवरी को लेकर ऋषभ पंत ने 2 तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें वो किसी टेरेस पर स्टिक के सहारे खड़े हैं और राइट लेग में पट्टियां बंधी थीं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए ऋषभ पंत ने लिखा था, 1 कदम आगे, 1 कदम ताकतवर, 1 कदम बेहतर। कुछ दिन पहले ऋषभ ने सोशल मीडिया पर शतरंज खेलते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर के साथ ऋषभ ने कैप्शन भी दिया था, क्या कोई अनुमान लगा सकता है कौन खेल रहा है? कहते हैं दवा के साथ दुआ भी असर करती है। पंत के करोड़ों चाहने वाले यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द फिट हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं और क्रिकेट के मैदान पर फिर से वही ऋषभ ताबड़तोड़ पंत नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ये तस्वीर उस उम्मीद को और मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रैंप पर मॉडल्स को वॉक करते हुए देखा होगा, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा फैशन वीक हुआ जिसमें मॉडल्स तो नहीं बल्कि देश की तमाम जानी मानी महिला IAS ऑफिसर्स ने रैंप वॉक किया। अब तक आपने रैंप पर मॉडल्स को वॉक करते देखा होगा, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि IAS अफसर, वो भी महिला IAS अफसर, रैंप पर मॉडल्स की तरह वॉक कर सकती हैं, कुछ सेकंड में साड़ी पहन सकती हैं और उन्हें साड़ी पहनाने वाली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकती हैं, तो आपको सुनकर हैरानी होगी। लेकिन 14 मार्च को ऐसा ही कुछ हुआ और ये करने वाली थी बीजेपी नेता शाइना NC। मैम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, ये क्या कॉन्सेप्ट है IAS अफसर्स को साड़ी पहनाने का, और ये सारे डिजाइन किसके हैं? कहाँ से आपने ये सोचा कि ऐसा करना चाहिए? 32 साल से मैं साड़ीज डिजाइन करती हूँ और मेरा यही प्रयास रहा है कि फास्टेस्ट ड्रेपिंग और सबसे अलग अंदाज से हमारा साड़ी को पेश करना। मैं मानती हूँ कि मॉडल्स पे आप कपड़े देखते हैं, लेकिन जब आप रियल लेडीज पे देखते हैं तब आपको सही मायने में पता चलता है कि कैसे साड़ी अलग अंदाज से हम लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक डबल साड़ी यानी कि 2 पूरे साड़ी मेरे कुर्ते पे ही पहन लिया है। वी डू प्री स्टिच साड़ीज, वी डू डबल साड़ीज, और ये जो मुहिम रहा IAS ऑफिसर्स के लिए, आइसोवा के लिए, यही प्रयास था कि प्रोफेशनल लेडीज भी कैसे उभर के आएं साड़ी में, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें लेने की आवश्यकता है। इवेंट की बात करें, अगर आपने 54 IAS ऑफिसर महिलाओं को साड़ी पहनाई, क्या कुछ खास रहा उस इवेंट में? और अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए तो कब तक नाम दर्ज होने वाला है और कैसा रहा था वो इवेंट 14 मार्च वाला? देखिए, ये कोई स्पर्धा नहीं है। मैं सिर्फ मानती हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ इतने सारे अलग अलग अंदाज के साड़ीज मिलते हैं, आप देखो तो ट्रेडिशनल हो, तो पैठनी हो, पटोला हो, बांधनी हो, कांजीवरम हो, या फिर जो आपको एक मॉडर्न फील चाहिए तो एक नेट हो। आप सिर्फ देखिए कि कैसे इसको स्टाइलाइज किया जाए और कैसे आपको सबसे बेस्ट सूट हो। और जब आप अलग अलग अंदाज से दिखाते हैं कि हाँ, साड़ी को हम मॉडर्न स्टाइल से भी पहन सकते हैं, तो ये पॉपुलर होता है। गर्व होता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑस्कर्स हो या कान फिल्म फेस्टिवल पे कि भारत की जो हमारी अभिनेत्री है वो साड़ी पहने। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।